नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और हम आज बात करेंगे कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की एक नए अध्याय के बारे में बात करेंगे, जो भारतीय राजनीति से जुड़ा हुआ एक अहम महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम भारत के प्रारंभ के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जो पार्टी बनी थी उसका एक दल का प्रभुत्व है, उसके बारे में बात करेंगे। एक दल के प्रभुत्व के बारे में बात करेंगे, यानी वो जो दौर था उसमें किस दल का प्रभुत्व था और किस प्रकार का था, और लोकतंत्र के अंदर स्थापित होने में किन किन चुनौतियों को सामना करना पड़ा था, और उस समय की प्रमुख विपक्षी पार्टियां कौन सी, उसमें हम इस तरीके को देखेंगे। इसमें एक कार्टून दिखाया गया जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिखाया गया है। यह सामान्यतः जो चित्र दिखाया गया है वो चीन के साथ नीति के तहत दिखाया गया है, लेकिन इसको एक दल की दिशा में भारत को जाते हुए भी दिखाया गया है। तो इसमें हम आज जो नया हमारा अध्याय है एक दल का प्रभुत्व, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा करते हैं। आज का हमारा जो अध्याय है वो है एक दल का प्रभुत्व, यानी लोकतंत्र जब हमारा स्थापित हो रहा था उस समय कौन कौन सी चुनौतियां थी। देखिए जी, जब लोकतंत्र स्थापित हो रहा था उस समय हमारे सामने जो चुनौतियां थी उसको हमने इससे पहले वाले अध्याय में पढ़ा था, और इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत किस तरीके से अपने आप को लोकतांत्रिक देश बनाना चाहता था। देखिए जी, अधिकतर जो देश थे उसे लोकतंत्र स्थापित करने को बहुत बड़ी कठिनाई समझते थे, और इसीलिए जो नए नए आज़ाद हुए थे, यानी जिन्हें स्वतंत्रता मिली थी, उन्होंने अलोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाना ही सही समझा। यानी अलोकतांत्रिक व्यवस्था का तात्पर्य ये था, या तो उन्होंने अपनी सत्ता सेना को सौंप दी या किसी एक व्यक्ति को दे दी। लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं था, क्योंकि भारत के जो नेता थे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई ही लोकतंत्र के लिए लड़ी थी। तो वो किसी भी एक तरीके से तानाशाही या सेना के हाथ में नहीं देना चाहते थे। तो इस तरीके से हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम की नींव थी वो लोकतंत्र पर ही आधारित थी। हमने जिन गतिविधियों से हम गुजरे, हम लोकतंत्र के अंदर उन्हीं प्रतिस्पर्धाओं को देखते हैं। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि संविधान कैसे बना था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान अंगीकृत हो गया था, और हमने जो अंतिम हमारी बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई, और उस समय संविधान पर हस्ताक्षर किए। तात्पर्य ये है कि हमने संविधान को मान्यता दे दी, हमने साइन करके उसको मान्यता दे दी। अब इसके बाद बात रहती है कि हमने जो संविधान लागू किया वो समय था 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू कर दिया, अर्थात संपूर्ण देश में अमल में लाने का कार्य किया, और देश को एक लोकतांत्रिक और निर्वाचित सरकार चलाने का निर्णय कर लिया कि अब भारत देश की जो सरकार है वो लोगों द्वारा चलाई जाएगी, और आपको सभी को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। और यहाँ पर पहले चुनाव आयुक्त बनाए जाते हैं सुकुमार सेन। जो सुकुमार सेन होते हैं वो पहले चुनाव आयुक्त बनाए जाते हैं, और संभावना ये थी कि 1950 में ही पहले आम चुनाव करवा दिए जाएंगे, क्योंकि उसी समय ही सुकुमार सेन को नियुक्त किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि इसका कारण ये था कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा था और चुनाव करवाना इतना आसान नहीं था। और जहाँ तक दूसरे देशों ने अलोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई थी, तो उनके लिए भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही है कि हिंदुस्तान के संदर्भ में ये कही है कि हिंदुस्तान की राजनीति में नायक पूजा जितनी बड़ी भूमिका अदा करती है उतनी तुलना दुनिया में किसी भी देश की राजनीति में मौजूद नायक पूजा के भाव से नहीं की जा सकती। लेकिन राजनीति में नायक पूजा का भाव सीधे पतन की ओर ले जाता है, यह रास्ता तानाशाही की तरफ ले जाता है। देखो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही थी कि देश की राजनीति में नायक पूजा का नहीं होना चाहिए, इससे तानाशाही आती है। वर्तमान राजनीति में देखें तो बहुत से लोग सरकार की गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं केवल इसलिए कि वो नायक पूजा से जुड़े हुए हैं। यानी जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसी को ही वो अपना नायक मान लेते हैं और उसकी गलतियां की है उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब ने ये कहा था कि एक स्वतंत्र राजनीति में नायक पूजा का होना पतन की ओर ले जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि भारत
ने चुनाव के दौरान क्या देखा था। हमने देखा था कि जो भारत का इतना बड़ा भूभाग था उसमें मतदान सूची तैयार करना ही बहुत बड़ी बात थी, और वो भी सार्वभौमिक मताधिकार पर सूची तैयार करना। अब जो पहले मतदाता सूची बनाना था, और उसमें भी जब पहली मतदाता सूची प्रकाशित हुई तो उसमें लगभग 40 लाख महिलाओं के नाम ही नहीं थे। यानी तात्पर्य क्या था, 40 लाख महिलाओं के नाम इसलिए नहीं दर्ज था कि अल्लाह की बेटी, फलाना की बीवी, यानी किसी नाम से नहीं था। और चुनाव आयोग ने क्या किया, ऐसे दलीलों को मानने से इनकार कर दिया। और उसके बाद हमें देखते हैं कि कुछ लोगों ने ये फैसला लिया कि क्यों ना इसका पुनर्अवलोकन किया जाए, यानी दोबारा से इसके जो मतदाता है उनको जोड़ा जाए। और क्योंकि ये जो सफ़र था ये हिमालय की चढ़ाई जैसा ही कठिन काम था, और बड़े पैमाने पर देखा जाए तो दुनिया में आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि 17 करोड़ मतदाता एक साथ भाग ले। तो इसमें एक बहुत बड़ा था। और उस समय हम देखें तो 489 सांसद और 3200 विधायकों का चुनाव करवाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और जो मतदाता से, यानी जो वोटर थे वो महज 15% ही थे, यानी 15% वोटर ही साक्षर थे, पढ़े लिखे थे, बाकी पढ़े लिखे नहीं थे। और इस काम को पूरा करने के लिए लगभग 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को नियुक्त किया गया, चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। देखो, किसी भी देश में अगर लाना होता है तो उन्हें प्रशिक्षित करना पड़ता है, उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो भारत जैसे विशाल देश के अंदर भारी भरकम संख्या के लिहाज से ये बहुत बड़ा चैलेंजेस था भारत के सामने। और सबसे बड़ी बात थी कि भारत में ज़्यादातर तादाद जो थी वो अनपढ़ लोगों की थी, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। यानी हमारा जो माहौल था वो स्वतंत्र चुनाव करवाना और लोकतंत्र स्थापित करना बहुत कठिन कार्य था, वो भी भारत में सार्वभौमिक मताधिकार के तहत करवाना था। और अब अधिकतर देशों ने तो सार्वभौमिक मताधिकार को अपनाने से ही मना कर दिया। आप इस चित्र में देखते हो कि 1951 में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दिखाए गए हैं। पंडित नेहरू के अलावा मोरारजी देसाई है, रफ़ी अहमद किदवई है, डॉक्टर BC रॉय है, कामराज नडार है, राजगोपालाचारी है, जगजीवन राम है, मौलाना अब्दुल कलाम ये है, और DP मिश्रा और PD टंडन, गोविंद वल्लभ पंत जैसे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर उम्मीदवारी के रूप में ये दिखाई दे रहा है। तो ये कार्टून हमें शो करते हैं। अब यहाँ पर एक नज़र डालते हैं कि उस समय के मतदान के तरीके किस तरीके के थे। देखिए जी, जो पहले मतदान हुए थे, पहले आम 2 चुनाव हुए थे, जो 1952 से और 1957 के 2 चुनाव हुए थे। उस दौरान क्या हुआ था कि भारत के जो लोगों के लिए एक तो लोहे के स्टील के बॉक्स बनाए गए थे, उसके ऊपर जो चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में और उसकी जो स्थानीय भाषा थी उसमें से, जैसे उदाहरण पंजाब का लेते तो पंजाबी में थे, उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ करना था। और उसके साथ एक जगह जो चुनाव केंद्र की संख्या भी और मतदान केंद्र का नाम भी लिखना जरूरी था। तो ये बहुत कठिन कार्य था पहला चुनाव करवाना। यानी एक तरीके से देखें तो सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस था पहले आम चुनाव करवाना, और वो भी स्वतंत्र रूप से। तो लोगों को, उस समय पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो उनके सामने एक नाम भी था, उर्दू में भी नाम था, हिंदी में भी नाम था और पंजाबी में भी था, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार था। उन्हें बॉक्स बनाना था और उसके बाद उनको तार के साथ बांधना भी जरूरी था, यानी सील लगानी भी जरूरी थी। यानी ये काम आपको चुनाव से एक दिन पहले करवाना था। यानी इस तरीके से मतपेटी में वोट डालना और उससे पहले इसको अच्छी तरीके से सील लगाना, ये जरूरी था। और इसमें काफ़ी मेहनत का काम था। जो पहले आम 2 चुनाव हुए थे, 1952 का और 1957 का, ये 2 चुनाव इस माध्यम से हुए। और उसके बाद में जो तीसरा आम चुनाव होता है वो बदल जाता है। तात्पर्य क्या है कि तीसरे आम चुनाव से लेकर हम देखते हैं कि 13वें आम चुनाव तक हम इसका तीसरे चुनाव तक हम बैलेट पेपर का प्रयोग करते, जो आप यहाँ देखने को मिलता है इस तरीके से, जिसमें केवल चुनाव चिन्ह था और एक ही पर्ची पर सभी उम्मीदवारों के चिन्ह और नाम दे दिए गए थे और जिस पे आगे मोहर लगाना था। ये प्रक्रिया हमारे तीसरे आम चुनाव से लेकर 13वें आम चुनाव तक चली थी। उसके बाद देखते हैं 1990 का दौर आते आते हमने EVM मशीन यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कर लिया था। और 2000 जब 4 का चुनाव हुआ था तो हमने संपूर्ण देश में EVM मशीन का ही प्रयोग किया था। तो हम भारत में एक नई मशीन आ गई थी वोटिंग करवाने के लिए, जाके जिससे कि चुनाव करवाना आसान हो गया था।
आगे बात करते हैं कि भारत का उस समय के बारे में क्या कहा जाता था। तो उस समय के बारे में कहा जाता था कि ये काम बहुत जोखिम भरा हुआ था, और हिंदुस्तान के जो संपादक है वो लिखते हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया गया था। ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक पत्रिका में लिखा था कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा था। यानी बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जो ये मताधिकार दिया गया है लोकतांत्रिक को, सार्वभौमिक मताधिकार, ये एक तरीके से फेलियर साबित होगा। इंडियन सिविल सर्विसेज के एक अंग्रेज नुमाइंदे ने तो यह दावा भी किया था कि आने वाला वक्त अब से कहीं ज़्यादा जानकार दौर बड़े विषम में ऐसे लाखों अनपढ़ लोगों को मतदान को यह बेहूदी नौटंकी देखेगा। यानी बहुत से लोग इसको देखेंगे, यानी ये तभी दावा कर दिया गया था। अब इसके बाद में देखते हैं कि जब 1951 का चुनाव अक्टूबर में और 1952 फरवरी तक चुनाव हुआ था, तो उसमें इस चुनाव में अमूमन 1952 ही नाम लिया जाता है। पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, लेकिन 52 नाम लिया जाता है। और उसमें मतगणना में कुल करने में समय कितना लगा था? 6 महीने का समय लगा था, 6 माह का समय लगा था मतदान करने में। आप समझ सकते हो कि कितना कठिन कार्य था उस समय का, क्योंकि लोगों के बारे में पता नहीं थी। और अगर देखें औसत उस समय हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार थे, यानी एक सीट पर 4 उम्मीदवार खड़े हुए थे। और मतदाता से उन्हें एक दिन में वोट डालना संभव नहीं था, इसीलिए मतदाताओं ने जो जिस दिन समय निर्धारित किया उससे आधे से अधिक मतदान वोट अपना डाल दिया था। यानी जैसे तारीख को निश्चित कर दी, उस तारीख 7 तारीख निश्चित कर दी, उस 7 तारीख को आधे से ज़्यादा मतदाताओं ने वोट डाल दिए थे, लेकिन जो बच गए उनके वोट बाद में होते रहे थे। इस तरीके से हमने देखा कि जो पूरे विश्व के अंदर सार्वभौमिक मताधिकार का विरोध कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा था, उनका मुंह बंद हो गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना है कि इस चुनाव में उन सभी आलोचकों को संदेह पर पानी फेर दिया है जो वो सार्वभौमिक मताधिकार की शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम भरा मानते थे। यानी टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये बात कही थी कि जो आलोचना कर रहे थे उनको ये चुप कराने का काम किया है, जो समझते थे कि ये वोटिंग का अधिकार नहीं देना चाहिए संपूर्ण भारतीयों को, केवल पढ़े लिखों को ही देना चाहिए। इस तरीके से अपने देखते हैं 1952 का चुनाव पूरी दुनिया ने लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, और अब यह दलील दे पाना संभव रहा है कि लोकतंत्र चुनाव गरीबी और अशिक्षा के माहौल में नहीं कराया जाता। पहले लोग ऐसे कहते थे कि जो चुनाव है वो केवल शिक्षित और विकसित राष्ट्रों में ही करवाया जा सकता है। तो भारत ने दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया कि भारत गरीब राष्ट्र भी था और अशिक्षित भी था, उसके बावजूद भारत ने पहला आम चुनाव बड़ा ही सफलतापूर्वक करवाया, और हमने उसके जो नतीजे थे वो बहुत सकारात्मक रहे थे एकदम। और जो इस चुनाव में हार गए थे उन्होंने भी ये माना कि चुनाव निष्पक्ष हुए थे, तो इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अब बात करेंगे हम कांग्रेस के जो पहले चुनाव थे 3, उनमें प्रभुत्व कैसा था उसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व, उसके बारे में देखते हैं। हम बात करते हैं जो पहले जो नतीजे आए थे उसमें आशा यही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव जीतेगी, क्योंकि देखो उस समय की सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और उसमें जो सबसे प्रचलित चेहरा था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, और सबसे बड़ी जो संविधान हमारी जो स्वतंत्रता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका थी। तो बहुत से लोग मानते थे कि कांग्रेस ही जीतेगी, और उससे सबसे बड़ी बात थी कांग्रेस भारत के हर एक राज्य के हर एक जिले तक पहुंची हुई थी और सबसे प्रचलित पार्टी थी। इस वजह से कांग्रेस का आना निश्चित था, और उस समय कांग्रेस भारी भरकम बहुमतों से जीत कर आई और 489 सीटों में से 364 सीटें जीत कर अपने नज़दीक के सभी प्रतिद्वंदी थे उनको पछाड़ दिया था। और वो इस वोटिंग में कांग्रेस की 10वीं दशांश सीटें भी हासिल नहीं कर पाए थे, और कांग्रेस पार्टी करिश्माई नेतृत्व पंडित नेहरू जी का सामने आया, और इसी उम्मीद के मुताबिक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और दूसरे नंबर पे जो पार्टी रही थी वो रही थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरे नंबर पे रही थी, जिसने 16 सीटें जीती थी। ये देखिए आप एक चेहरा देखिए उस समय का, जो पहले 3 चुनाव है उसमें कांग्रेस का प्रभुत्व दिखाया गया किस तरीके से। आप देखते हो कि पहले आम चुनाव में कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी, दूसरे आम चुनाव में 371 सीटें मिली थी, और तीसरे में
361 सीटें मिली थी। ध्यान रखिए 489 सीटों पे चुनाव हुए थे, आज से 543 में से नहीं हुए थे, 489 सीटों। और उस समय कांग्रेस का आंकड़ा देखो कितना बड़ा है। और दूसरी सबसे बड़ा जो दल था वो था CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी थी। उस तरीके से अगर देखें तो दूसरी पार्टियां कांग्रेस के आसपास भी नहीं फटक रही थी। इतनी बड़ी जीत के अंतर के साथ कांग्रेस जीत के आई थी। और भारत के सभी राज्यों के अंदर आपको देखने में मिलेगा कि कांग्रेस का ही प्रभुत्व था। आगे हम बात करते हैं उस समय की विपक्षी पार्टी के बारे में। उस समय की विपक्षी पार्टी के रूप में सबसे बड़ी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे 16 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने विधानसभाओं के चुनाव भी साथ हुए थे, इसीलिए लगभग सभी देश की विधानसभाओं में भी अपना अधिकार जमा लिया। केवल केरल के हिस्से को छोड़ दिया जाए या मद्रास उड़ीसा तीनों को छोड़ दिया जाए, बाकी अधिकतर भारत में कांग्रेस की सरकारें थी। और उम्मीद के मुताबिक पहले आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहना आवश्यक ही था। और उसका बड़ा कारण था करिश्माई नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू का करिश्माई नेतृत्व ऐसा कि वे दूरदर्शी प्रधानमंत्री थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हमने अभी आपको मानचित्र दिखाया, उसमें 1952 में 1962 तक का जो सफर है उसके दिखाया। पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, दूसरा 1957 में हुआ था और तीसरा 1962 में हुआ था। इन तीनों ही चुनावों में अगुवाई करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उस समय कांग्रेस का प्रभुत्व था। ऐसे कहना गलत नहीं होगा कि एक दल का प्रभुत्व था, और वो भी लोकतांत्रिक तरीके से, ना कि तानाशाही तरीके से। अगर हम देखें तो कांग्रेस की ने अपनी स्थिति बरकरार तीनों चुनावों में रखी थी और लगभग इन्हें 3/4 सीटें मिली थी। पूरी सीटों में से 3/4 सीटें कांग्रेस को मिली थी। तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट के तहत कांग्रेस अपने विजयी रही थी पहले तीनों आम चुनावों में। अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी केरल के अंदर, जिसमें 1957 में चुनाव होते हैं और वहां पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अगुवाई करती है। ये पूरी दुनिया के अंदर पहला मौका होता है जब कहीं पर साम्यवादी पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीके से पहली बार सरकार बनाई हो। तो अगर आपसे पूछे कि भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य था जहां पर पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो वो केरल था। अगर पूछे किसकी बनी थी, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी की बनी थी। अगर हम देखें 1952 की चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को कुल 45% वोट मिले थे और सीटें लगभग 74% मिली थी। अब आप कहोगे वोट 45% मिले या सीटें 74% कैसे मिल गई? तो भारत में एक नियम हमने ऐसे डाला था कि पिछली हमने किताब में पढ़ा था कि सर्वाधिक वोट पाने वाला की जीत होगी। यानी सबसे जिसको ज़्यादा वोट, यानी 100 वोट है, 100 में से अगर 20 वोट ज़्यादा मिल गए, अगर मान लीजिए 6 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, 6 में से अगर किसी को 15 मिले, किसी को 16 मिले, किसी को 17 मिले, लेकिन जिसको 20 मिल गए वो जीत गया। तात्पर्य क्या? जिसके ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। इसमें संख्या निर्धारित नहीं होती। मान लीजिए अगर 100 वोट है और 100 में से 50 बंदे खड़े हो गए हैं, तो किसी को अगर 2-2 वोट, 3 वोट भी मिल गए, मान लीजिए सभी को 2-2 वोट मिले और एक व्यक्ति को 3 वोट मिल गए, तो वो 3 वोट वाला भी जीत जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत में जो प्रणाली प्रचलित है उसमें है कि सर्वाधिक वोट पाने वाला व्यक्ति जीत जाता है। अगर 1000 में से अगर कोई व्यक्ति मतदाता अगर 100 वोट ले जाता है, बाकियों को 100 वोट नहीं मिलते हैं, तो वो 100 वोट वाला विजयी हो जाता है जी। इस तरीके से भारत में चुनाव व्यवस्था रखी गई है, यानी सबसे ज़्यादा वोट वाला जीत जाता है। तो उस समय कांग्रेस के जो अधिकतर सीटों पर कब्जा करने में कामयाब इसलिए रही थी क्योंकि कांग्रेस के वोट तो 45% थे, लेकिन बाकी जो वोट थे वो बट गए थे। कई निर्दलीयों में बट गए, कई विपक्षी पार्टियों में बट गए, लेकिन कांग्रेस का वोट एक जगह था और जिसमें ज़्यादा वोट वाला जीत गया था। इस तरीके से कांग्रेस ने 74% सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया था। हमने इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, हमने किस तरीके से है। यहाँ पर राजकुमारी अमृत कौर को दिखाया गया है। ये एक गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थी, कपूरथला के राज परिवार से आती थी, पंजाब से आती थी और जन्म इनका हुआ था विरासत में। माता पिता थे इनके अगर राज परिवार से थे और इनकी माता ईसाई धर्म से थे। संविधान सभा की सदस्य भी थी और स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिमंडल की स्वास्थ्य मंत्री भी थी। ध्यान रखना इस बात का। तो पहली स्वास्थ्य मंत्री यही थी जी। 1957 तक अपने पद पर रही थी, स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रही थी। ध्यान रखना जी। आगे हम बात करते हैं केरल के बारे में। केरल की जीत किस तरीके से हुई थी? अब कम्युनिस्टों की पार्टी में देखते हैं केरल 1957 में
भारत में अपनी सरकार बनाती है केरल राज्य के अंदर, और 126 सीटों में से 60 सीटें जीतकर अपना नेतृत्व दिखा देती है। और उस समय के जो कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता होते हैं EMS निबूद्रीपाद सरकार बनाते हैं। ये कम्युनिस्ट नेता होते हैं निबूद्रीपाद, और वो अपना सरकार बनाते हैं। और यहाँ से लोकतांत्रिक चुनाव को पहली बार देखा जाता है कि साम्यवादी पार्टी पहली बार किसी देश के अंदर लोकतांत्रिक रूप से सरकार बना सकी थी। केरल सत्ता में बेदखल होने वाली कांग्रेस पार्टी निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ देती है। अगर हम देखें तो वो क्या करती है, कांग्रेस पार्टी क्या करती है, मुक्ति संघर्ष छेड़ देती किसके, कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ में। और आप देखते हो 1959 के अंदर आर्टिकल 356 यानी राज्य आपातकाल लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, जो कि असंवैधानिक तरीके से था। उसके बाद अगर देखते हो तब से लेके ये पहला मामला था जब केरल में पहली बार 356 लगा था, और उसके बाद आज तक गलत तरीके से लगता रहा है। इसके लोग लगना हालांकि आपातकालीन स्थिति में था, लेकिन दुरुपयोग सत्ता का करते आए हैं। तो इस तरीके से अपने देखते हैं कि यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए कम्युनिस्टों को दिखाया गया, और उनके नीचे जो है निबूद्रीपाद उनको आगे खड़ा हुआ दिखाया गया है जी। तो केरल की जीत भारत के अंदर पहली गैर कांग्रेसी जीत थी जी। इसके बाद सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बात कर ले। अभी सोशलिस्ट पार्टी क्या थी, देखिए सोशलिस्ट पार्टी का जो इतिहास है वो इस तरीके से है कि सोशलिस्ट पार्टी प्रारंभ में कांग्रेस से ही जुड़ी हुई आंदोलन से थी। 1934 में जो कुछ युवा नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन चाहते थे, समतावादी बनाना चाहते थे। और 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया, और ये बदलाव इसलिए था कि कांग्रेस दोहरी सदस्यता वाला धारण नहीं कर सकते थे। उन्होंने समाजवादियों को कहा कि आप या तो कांग्रेस में रहिए या अपनी पार्टी अलग बने, तो उनको मजबूरन समाजवादियों को अलग होना पड़ा। 1948 में अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण करना पड़ा था। और सोशलिस्ट पार्टी चुनाव के कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी थी, क्योंकि उनकी ज़्यादातर पहुंच नहीं थी। हालांकि कई राज्यों में उनकी पहुंच थी, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ ज़्यादा करिश्माई नेतृत्व नहीं कर पाई, ज़्यादा जगह सरकार नहीं बना पाई, यानी अर्थात ज़्यादा जगह सीटा नहीं ले पाई। अब इसमें देखते हैं कि जो सोशलिस्ट पार्टी थी समाजवादी, लोकतांत्रिक और समाजवाद की विचारधारा को अपनाती थी। देखिए जितनी भी पार्टियां थी वो विचारधारा पर आधारित थी। वर्तमान में कांग्रेस है, बीजेपी है, इनकी विचारधाराएं हैं, उसी विचारधारा पर ये चुनाव लड़ती हैं। तो जो समाजवादी पार्टी थी, जो सोशलिस्ट पार्टी थी, उनकी विचारधारा थी समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करनी। और इस आधार पर कांग्रेस तक साम्यवादी पार्टी जो कम्युनिस्ट दोनों अलग अलग थे, और बाद में कांग्रेस इसकी आलोचना करते थे। और ये क्या करते थे कि जो कांग्रेस की आलोचना करते थे कि ये पूंजीवादियों की और जमींदारों की पार्टी है और मजदूरों किसानों की अपेक्षा करती है। यानी जो कांग्रेस है बड़े लोगों की तो हेल्प करती है और मजदूरों किसानों की अपेक्षा करती है। इस तरीके से सोशलिस्ट पार्टी अपने एजेंडे के तहत थी, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ने बदलाव किया और कांग्रेस ने जो नीतियां सोशलिस्ट पार्टी की थी वो भी अपनानी शुरू कर ली, और इस तरीके से सोशलिस्ट पार्टी हाशिए पर जाती दिख रही थी। अब यहाँ पर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी चल रही थी, और समाजवादियों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि जब कांग्रेस ने सोशलिस्ट पार्टी की विचारधारा को अपनाना शुरू कर दिया था, तो वहाँ पर जो सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे उन्होंने कांग्रेस की तरफ आलोचना की नज़र से देखा। लेकिन सोशलिस्ट पार्टी के एक नेता थे अशोक मेहता, उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा बहुत सहयोग लेते रहना चाहिए कांग्रेस का। इस तरीके से आप देखते हो कि कांग्रेस पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी एक दूसरे के विपरीत थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी आइडियोलॉजी एक जैसी होती गई थी। और उसके बाद में जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो कई भागों में टूट गई थी, जिससे जैसे माना जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड जिसे बोला जाता था, जनता दल, सेकुलर, सोशलिस्ट पार्टी की छाप इन सभी में देखी जा सकती है। यानी जो सोशलिस्ट पार्टी थी इन पार्टियों में टूट गई थी अलग अलग तरीके से। अब तो देखिए सोशलिस्ट पार्टी के एक बहुत बड़े नेता है आचार्य नरेंद्र देव, वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं। अगर आपसे पूछे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है, तो वो थे आचार्य नरेंद्र देव जी थे। आज़ादी में इनकी भूमिका थी, किसान आंदोलन में सक्रिय नेता थे, बौद्ध धर्म के विद्वान माने जाते हैं, और ये आज़ादी के बाद पहले सोशलिस्ट पार्टी और बाद में फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने नेतृत्व किया था, यानी लीडरशिप की थी। किन्होंने? आचार्य नरेंद्र देव ने।
इसके बाद हम आगे देखते हैं कांग्रेस की प्रकृति कैसी थी, कैसा प्रभुत्व था, उनके बारे में पढ़ते हैं जी। कांग्रेस के प्रभुत्व के बारे में पढ़ने देखते हैं उसकी प्रकृति किस तरीके से थी। देखिए, भारतीय एक ऐसा मात्र देश नहीं था जहां पर एक ही पार्टी का प्रभुत्व था। भारत के अलावा कई और देश भी थे जहां पर पार्टी का प्रभुत्व अलग अलग तरीके से थे, है ना। यहाँ पर भी अपने को देखना, जैसे हम देखते चीन में एक पार्टी का शासन था, क्यूबा, सीरिया में सिर्फ एक ही पार्टी की शासन चलाती थी। यानी वहाँ पर अगर देखें म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया जैसी कई पार्टियां थी जहाँ पर सैन्य उपायों से एक पार्टी का शासन हुआ था, यानी आर्मी लगा के एक पार्टी लगा दी गई थी, एक पार्टी का प्रभुत्व था। लेकिन भारत का प्रभुत्व अलग तरीके से, कांग्रेस जो थी वो लोकतांत्रिक रूप से थी, यानी लोगों ने अपनी इच्छा से एक पार्टी को नेतृत्व सौंपा था। वो भारत में बदलाव चाहते थे, यानी एक ऐसी पार्टी जो भारत को इस गरीबी से और इस गुलामी की बेड़ियों से निकाल सके। इसीलिए भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व पहले 3 आम चुनावों में रहा था। अगर यहाँ पर हम एक विश्व का उदाहरण देखें तो इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी जो एक स्पेन की पार्टी थी जिसे PRI बोला जाता था, ये मैक्सिको में 60 सालों तक इसका शासन रहा था। ठीक है, इस पार्टी की स्थापना 1929 में हुई थी और ये इसके नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी कहा जाता था, नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी कहा जाता था। और मैक्सिको की क्रांति की विरासत हासिल की थी। ये शुरू में क्रांति जो हुई थी उसमें इनकी भूमिका थी जो मैक्सिको के अंदर हुई थी। और मूल रूप से PRI में राजनेता, इसमें राजनेता थे, सैनिक जो आर्मी कमांडर थे, मजदूर थे, किसान संगठन थे, तो ये लोग थे। लेकिन समय बीतने के साथ जो PRI है उसके संस्थापक प्लूटो कार्टो, इलियोस कैलियस संगठन कब्जा कर लिया था। यानी जब एक पार्टी का शासन रहता है तो कब्जा होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से पार्टियों में धांधलियां होने शुरू हो गई थी और हर बार ही PRI विजय होती थी और इससे लोकतंत्र खतरे में आ गया था। बहुत धांधली होती थी, हेरा फेरी होती थी, अगर देखने को मिलते हैं। आखिरकार 2000 का समय है और राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए पार्टी हार गई थी और मैक्सिको अब एक पार्टी के दबदबे वाला देश नहीं रहा था, यानी इसके अपोजिशन की जो पार्टी थी वो आ गई थी। 2000 यानी लगभग 60 सालों तक इन्हीं का शासन रहा था। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात अभी भी नागरिकों को पूरा विश्वास नहीं है, यानी अभी भी लोग यही मानते हैं मैक्सिको के अंदर कि स्वतंत्र चुनाव नहीं होते हैं, निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो भारत के संविधान में जो लोकतांत्रिक सरकार की और बहुदलीय पार्टी सिस्टम को रखा था उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका था। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात करें तो इनका नाम बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर था। 1891 में जन्म हुआ था। 1956 में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी। जाति विरोधी आंदोलन के अग्रनेता थे, दलितों को न्याय दिलाने वाले नेता थे और संघर्ष करने वाले विद्वान, बुद्धिजीवी, बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी गहरा ज्ञान रखने वाले थे और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के योजनाकार थे और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिलिंग में सदस्य भी थे। भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। आज़ादी के बाद नेहरू मंत्रिमंडल के कानून मंत्री भी थे। हिंदू कोड बिल लाने में बहुत बड़ी भूमिका रही थी, जो महिलाओं के लिए आया था। महिलाओं को ज़्यादा स्वायत्तता और अधिकार देने के लिए आए थे। जब वो पास नहीं हो सका तो इन्होंने महिलाओं के संबंध में अधिकारों से जब सरकार ने मना कर दिया तो इन्होंने अपने इस्तीफा दे दिया था और 1956 में हजारों अनुयायियों के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यानी इन्होंने जातिवादी व्यवस्था से लेकर भारत की राजनीति में इनकी अहम भूमिका रही है। डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो हम इनको इस तरीके से देखते हैं। यानी अगर हम देखें तो कांग्रेस की जो पार्टी थी ये मैक्सिको की PRI जैसी पार्टी नहीं थी। लोगों ने अपने अग्रणी नेताओं को चुना था। कांग्रेस के उम्मीदवार स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाने वाले थे। और अगर हम देखें कांग्रेस एक संगठित पार्टी थी जिसमें सभी लोगों का योगदान था। अगर देखें बहुत सी पार्टियों जो स्वतंत्रता के समय में भी अगर हम देखें लगभग नई पार्टियां ही बनी थी, जबकि कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी थी। यानी 1885 के अंदर कांग्रेस बनी थी। तो लोगों की सबसे परिचित पार्टी अगर देखें तो वो कांग्रेस पार्टी थी। लोग विश्वास करते थे तो कांग्रेस पार्टी पे करते थे। बाकी की जो पार्टियां थी वो 1948-50 के लमसम बनी थी, तो लोगों की जानकारी नहीं थी, दूसरों की गांव तक पहुंच नहीं थी। यानी अधिकतर परिचित पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी थी। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व पिछले शुरू के जो 3 आम चुनाव थे तब तक रहा था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस तानाशाही ना अपना के लोकतांत्रिक तरीके से पहले 3 आम चुनावों में एक
एक दलीय प्रभुत्व रखने में कामयाब हुई थी। तो साथियों, ये आपको वीडियो कैसी लगी है, इसका दूसरा भाग हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसा था। इससे संबंधित अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अगली वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे, इसी हम अध्याय को पूरा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।